करने के लिए जो सेल बने होते हैं उसको गिलिया सेल कहा जाता है। और ये गिलिया सेल नर्व सेल को बचाते हैं, तभी हमारा न्यूरॉन बचा रहता है, जिंदा रहता है। अगर किसी कारण से ये नष्ट हो जाए तो व्यक्ति में असमान व्यवहार हो सकता है। न्यूरॉन जो है हमारे शरीर में लगभग 15,000 हमारे शरीर के पार्ट से जुड़ा हुआ है, लगभग 15,000 जगहों से वो जुड़ा हुआ है और इसमें तालमेल बिठाने का काम कर रहा है और फिर उसको फिर फंक्शन के रूप में भी बदलने का काम कर रहा है। तो अगर आप देखिएगा कि बनावट के आधार पर न्यूरॉन के जो फंक्शन के आधार पर अगर बात करें तो उसका 3 प्रकार होता है: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएटिव न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का मतलब हुआ कि सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, नर्व इम्पल्स को सेंस ऑर्गन के द्वारा ब्रेन तक पहुंचाता है और फिर उसको स्पाइनल कॉर्ड तक लाता है। दूसरा हो जाता है इसमें मोटर न्यूरॉन। उसका काम है कि जो सूचना स्पाइनल कॉर्ड में आ गया है उसको वो इफेक्टर सेल में पहुंचा देना। इफेक्टर सेल 2 भागों में बटा होता है, इफेक्टर सेल मसल और दूसरा हो जाता है ग्लैंड्स। तो इफेक्टर सेल में मसल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है: स्मूथ मसल, स्ट्रिप्ड मसल और कार्डिक मसल। और ग्लैंड जो होते हैं वो भी 2 भागों में बटे होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में हो सकता है पसीना हो सकता है, आंसू हो सकता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारे जितने हार्मोन्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से जो मोटर न्यूरॉन है वो शरीर को एक्शन लेने के लिए, वर्क करने के लिए तैयार करने में मदद करता है। तीसरा जो हमारा न्यूरॉन है वो होता है एसोसिएटिव न्यूरॉन। तो एसोसिएटिव न्यूरॉन का काम होता है कि वो हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन है उसमें तालमेल बिठाएं, उसको सही तरीके से फंक्शन करवाएं, वर्क करवाएं। ये उसका काम होता है एसोसिएटिव न्यूरॉन का। अगर आप फिगर के आधार पर देखिएगा तो अभी खोज हुआ है, तो फिगर के आधार पर देखिएगा तो न्यूरॉन का 3 प्रकार होता है: मल्टीपोलर न्यूरॉन, बायोपोलर न्यूरॉन और मोनोपोलर न्यूरॉन। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन में शाखिका डेंड्राइट्स ज़्यादा होता है। बायोपोलर न्यूरॉन में एक तरफ डेंड्राइट तो दूसरी तरफ एक्सॉन होता है। और मोनोपोलर न्यूरॉन में एक ब्रांच एक्सॉन होता है और दूसरा जो दूसरा होता है वो आगे की तरफ उभरा हुआ होता है। तो बनावट के हिसाब से अगर बात कीजिएगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर बात कीजिएगा तो वो हमारे व्यवहार के लिए जिम्मेवार होता है। बनावट के हिसाब वाला ही न्यूरॉन हमारे व्यवहार के लिए जिम्मेवार होता है। तो इसमें बनावट के हिसाब से भी अगर आप बात करें तो न्यूरॉन का 3 प्रकार है। पहला जो होता है उसको हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट पेड़ की टहनी के जैसा होता है। पेड़ में जिस तरह शाखी, इसको हिंदी में शाखिका भी कहते हैं, तो ये पेड़ की टहनी के जैसा होता है। उसके बाद उसमें सेल बॉडी जो उसका दूसरा भाग है, जो उसको एक पेड़ का जो तना जैसा उसका आकार होता है, इसको हम लोग सोमा भी कहते हैं। और अगर इसमें अगर कोई क्षति हो जाए, इसमें अगर कोई लेशन हो जाए तो नर्व सेल ठीक से काम नहीं करता। इससे निकलने वाला पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और इसमें जो डेंड्राइट से जो नर्व इम्पल्स निकलता है, आगे बढ़ाता है, तो उसको नर्व सेल उसका ज़िंदा रखता है। अभी पहले हम लोग ये बता दिए कि न्यूरॉन को हमेशा ज़िंदा रखने वाला कोई ना कोई सेल चाहिए, तो वो न्यूरॉन को ज़िंदा रखने के लिए नर्व सेल होता है। क्योंकि जो वैद्युतीय घटना आ रही है, जा रही है, तो उसमें न्यूरॉन को क्षतिग्रस्त होने का चांसेस होता है। तो ऐसी स्थिति में नर्व सेल उसको बचाता रहता है, जिसको हम लोग गिलिया सेल भी कहते हैं। तो उसको ज़िंदा रखने के लिए ये नर्व सेल वर्किंग होता है। और उसके बाद में जो तीसरा जो पार्ट होता है वो एक्सॉन होता है। यह मतलब कि सेल बॉडी से आगे की तरफ निकला हुआ होता है। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और इसके जस्ट नीचे इंड ब्रश होते हैं, जैसे पेड़ की झाड़ी की तरह
नीचे की तरफ इंड ब्रश होता है। तो ये जो इंड ब्रश है वो सूचनाओं को इंड कराता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्साया हुआ है, तो गुस्सा अगर उसको शांत करना है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसका जो गुस्सा है वो सबसे पहले नर्व इम्पल्स में चेंज होगा, तो वो डेंड्राइट में फैलने की कोशिश करेगा, फिर उसका ये सेल बॉडी में जाएगा और फिर लास्ट में वो एक्सॉन के माध्यम से इंड ब्रश में जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति गुस्साया हुआ है तो उसका गुस्सा कहाँ चला गया। अगर वो कोई व्यक्ति गुस्साया हुआ है और उसको हम समझा रहे हैं कि शांत हो जाओ, तो ऐसी स्थिति में वो कैसे शांत हो रहा है, तो इसी न्यूरॉन की वजह से वो अपना व्यवहार को बदलता है। तो इस हिसाब से न्यूरॉन को हम सूचनाओं को, न्यूरॉन के माध्यम से सूचनाएं कैसे प्रभावित होती हैं, तो सबसे पहले डेंड्राइट आता है, फिर उसके बाद सोमा आता है, फिर एक्सॉन आता है, फिर उसके बाद में एंड ब्रश आता है। और इस तरह के जो सूचनाएं जो घटती हैं इसको हम लोग लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन किसे कहते हैं, जैसे डेंड्राइट, सोमा, डेंड्राइट के बाद सोमा, सोमा के बाद एक्सॉन और एक्सॉन के बाद इंड ब्रश। तो एक्सॉन के मुख्य रूप से दो काम है। सेल बॉडी की तरफ से जो नर्व इम्पल्स आता है उसको रिसीव करना, और दूसरा होता है नर्व इम्पल्स को इंड ब्रश तक ले जाना। जैसे मैंने अभी बताया, जो गुस्सा वाला दिमाग, जो गुस्सा होता है, अब व्यक्ति को और गुस्सा कैसे शांत होता है, तो सबसे पहले गुस्सा होता है तो गुस्सा पूरा फैलता है, तो वो कहाँ जाता है, डेंड्राइट में जाता है। डेंड्राइट क्या है, तना की तरह है। फिर अगर उसको कोई समझा दिया तो कहाँ आ जाता है, सेल बॉडी में आ जाता है। मतलब तना का जो न्यूरॉन का जो बनावट होता है वो तना जैसे, न्यूरॉन का बनावट में तना वाला जो भाग है वो सेल बॉडी हुआ। तो व्यक्ति को अगर कोई समझाता है तो उसका गुस्सा कहाँ गया, जो चारों तरफ फैला हुआ था वो फिर आ गया सेल बॉडी में, और फिर जब व्यक्ति समझने लगता है तो वो एक्सॉन के माध्यम से होते हुए इंड ब्रश में चला जाता है। इस तरह से उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। तो न्यूरॉन का ये काम है। तो और न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को इंड ब्रश तक ले जाके उसको वहीं समाप्त कर देना। तो इस हिसाब से हमारा जो न्यूरॉन है वो फंक्शन करता है, और न्यूरॉन जो हमारे व्यवहार के लिए जिम्मेवार भी है।